जय हिंद। मैं राहुल कुमार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ सागर जीएस सेंटर विक्रमगंज में। आज हम इकोनॉमिक्स के उस चैप्टर के उस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो लगभग जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं होते हैं उनको लगभग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें समस्या होती है मनी सप्लाई में। यानी कि जो मनी सप्लाई हम पढ़ते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका सिविल सर्विस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीपीएससी में हमेशा लगभग पूछता रहता है, यहाँ तक कि शायद दरोगा में भी पूछते रहता है, यूपीपीएससी में, है ना। यूपीएससी का भी पार्ट से मनी सप्लाई में से M0, M1, M2, M3, M4 यानी कि जो आपका जो 5 मनी सप्लाई का मेन है, इसमें कौन सा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को। स्टूडेंट लाइफ में जब हम भी थे तो उतना नहीं समझ में आता था कि हमारे यहाँ तक हम इकोनॉमी बैकग्राउंड से स्टूडेंट भी रहा हूँ, इकोनॉमिक्स से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, जिसके कारण भी बहुत हद तक इस चीज़ ना बहुत दिनों तक समझ में हमको भी नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते पढ़ते पढ़ते मनी सप्लाई का क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आप भी यदि अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपका भी मनी सप्लाई M0, M1, M2, M3 क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम मनी सप्लाई की बात करेंगे, जो कि इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मनी सप्लाई क्या होता है कि यानी कि मनी सप्लाई ये देखता है कि किस भी स्पेसिफिक इकोनॉमिकल कंडीशन किसके पास सबसे ज़्यादा है, लिक्विडिटी कब होती है, महंगाई बढ़ती है तो लिक्विडिटी घटती है कि क्या होता है, आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करता है ना। तो मनी सप्लाई के मेनली देयर आर 5 मेंशन ऑफ द मनी सप्लाई। इसमें आपका M0, M1, M2, फिर M3 एंड M4 आएगा। ये पांचों को अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद 1 या 2 नंबर जो है ना हमको बीपीएससी में या ऐसे किसी भी एग्जाम में जो अगर इकोनॉमिक का सेटअप जो हार्ड लगता है उससे पक्का हो जाता है ना। तो अब हम देखते हैं कि मनी M0 क्या होता है। मनी सप्लाई का पहला पार्ट होता है M0 है। ऐसे तो M1 से माना जाता है, लेकिन आपका मेन है M1, M2 एंड M3। M1, M2 एंड M3 यही तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन जो आपका M0 है और M4 है ना, उसको भी पढ़ना है M0 को। इसको बोलते हैं M0 को रिजर्व मनी। सीधे 63वीं बीपीएससी में पूछा है कि रिजर्व मनी निम्नलिखित में से किसको बोलते हैं। ऑप्शन दे दिया था M0, M1, M2, M3। तो M0 बोलते हैं, सीधे याद रखेंगे कि M0 को हम बोलते हैं रिजर्व मनी। ये रिजर्व मनी क्या होता है, यानी कि जैसे होता है ना कि मेरे पास किसी भी बैंक के पास रिजर्व होता है। रिजर्व मीन्स हमारे पास है वो अपने भविष्य के लिए यूज करने के लिए। तो इसका दूसरी तरफ से होता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। जो करेंसी हमारे सर्कुलेशन में, जो मार्केट में करेंसी चल रहा है ना, जो आपके पास है, मेरे पास है, दुकानदार के पास है, बिजनेसमैन के पास है, वो टोटल पैसा और प्लस में जो बैंकर्स होते हैं, जो आरबीआई के पास अपना रिजर्व रखते हैं, वो उस सब को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व मनी। सीधे सीधे क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा था, यूपी जो उत्तर प्रदेश की सीएस में, कि करेंसी सर्कुलेशन प्लस में बैंकर्स डिपॉजिट, यानी कि जो मार्केट में इकोनॉमी पैसा है और उसमें बैंकर जो आरबीआई के पास पैसा रखता है, उसको जोड़ने पर कौन सा मनी सप्लाई से अपने होता है। M1 आता है, M0 होता है कि M3 होता है M1, यानी कि M0। तो कहने का मतलब कि जो हमारे मार्केट में पैसा है, मार्केट में जितने भी इंडिया के मार्केट में पैसा है किसी के पास हो, और प्लस में जो आरबीआई के पास रखते हैं बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। जब बैंक के स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आपको कि CRR क्या होता है। CRR यानी कि CRR दैट मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि रिजर्व मनी आ गया। बैंक के पास जो पैसा मैंने जमा किया है एज अ कस्टमर, तो 100 रुपया मान के चलो मैंने जमा किया, तो 100 रुपया का आज में CRR कितना है 4%। तो 100 रुपये का 4% यानी कि 4 रुपया वो कोई भी बैंक को आरबीआई के पास रखेगा डिपॉजिट एज ए रिजर्व के रूप में, उसी को हम बोलते हैं रिजर्व मनी।
M0 क्लियर हुआ। सीधे क्या करना है कि M0 को क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी। रिजर्व मनी किसको बोलते हैं, तो जो मार्केट में पैसा चल रहा है सबके पास है, इनकी करेंसी सर्कुलेशन में जो है, सर्कुलेशन में मेरे पास आपके पास सब चलते रहता है। और प्लस में बैंकर सब डिपॉजिट द बैंक, आरबीआई के पास जो बैंकर रखे हुए, क्लियर है। उसमें इसको हम और नाम बोलते हैं हाई पावर मनी, इसलिए बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको हाई पावर मनी बोलते हैं। तो M0 को हम हाई पावर मनी के भी नाम से जानते हैं। इसको मौद्रिक आधार मनी भी बोलते हैं, यानी कि इसी को मौद्रिक आधार नीति जितने भी आरबीआई तय करती है वो M0 रिजर्व मनी को देखकर तय करती है कि उसके पास कितना रिजर्व मनी है ना। मान के चलो जब सर्कुलेशन में ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, तो लोग डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो महंगाई होगी। आरबीआई का एक नियम है कि यदि महंगाई को बढ़ाना है तो आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट क्या करता है, मैंने सीआरआर को कम कर देता है, ठीक है ना। फिर कम कर देगा तो हमारे मार्केट में मैंने सॉरी बढ़ा देगा तो मार्केट में। अब देखिए कहने का मतलब कि सब डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड यदि ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, महंगाई। कहने का मतलब है कि एक मोबाइल की दुकान है, उसमें 10 मोबाइल बिक्री के हैं, पहले कोई नहीं खरीदा, लेकिन उस वहाँ पर 100 लोग आगे खरीदने के लिए कहेंगे हमको दो हमको दो हमको दो। अब हुआ का वो मोबाइल का दाम 1000 से 2000 कर दिया, 2000 से 3000 कर दिया, तब पर भी लोग कह रहे कि हमको चाहिए। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ता है कब, जब डिमांड बढ़ता है तब। डिमांड घट जाएगा, महंगाई घट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो हाई पावर मनी, एक बार रिव्यू, हाई पावर मनी M0 को बोलते हैं। मौद्रिक आधार M0, उसके बाद आधार धन के रूप में किसको जाना जाता है, तो M0 को 4 नाम से याद किया, रिजर्व मनी, मौद्रिक मनी, हाई पावर मनी एंड आधार मनी, यानी कि 4 के नाम से M0 को हम अपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में रखते हैं, इकोनॉमिकल टर्म्स में इसको आधार में माना जाता है। अब देखते हैं कि M1 को हम नैरो मनी के नाम से जानते हैं। नैरो मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो लिक्विडिटी है सबसे ज़्यादा हाई होती है। लिक्विडिटी मीन्स होता है तरलता, लिक्विडिटी मीन्स होता है तरलता। तरलता का मतलब होता है जनता के हाथ में पैसा। जितनी हमारे यहाँ पर जनता के हाथ में पैसा रहेगी उतना ही ज़्यादा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ज़्यादा है तो महंगाई ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी कम है तो कम हो जाएगी। इसीलिए बार बार सरकार कहती है, आरबीआई कहती है कि बैंकों को ऐसा अपना नियम बनाना चाहिए, सरकार भी कहती है आरबीआई को, आरबीआई को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि हमारे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बना रहे। लिक्विडिटी कम हो जाएगा तब पर भी समस्या है, और लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगा तब पर भी समस्या है। वो आपका एकदम बैलेंस लेकर रखना है, तब हमारे इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो देश का ठीक रहेगा। M1 को बोलते हैं नैरो मनी। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आपको देखे होंगे, कई बार प्रैक्टिस में या एग्जाम दिए हुए कि नैरो मनी किसको बोलते हैं, M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी, है ना। और M3 और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ओके, तो रिजर्व मनी M0 को, नैरो मनी M1 को, M2 को भी बोलते हैं नैरो मनी। इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, बस अब इसमें कुछ M1 से कुछ कम होता है M2 में लिक्विडिटी, M2 से कुछ कम होता है M3 में, और M4 में लिक्विडिटी 9 के बराबर होता है, यानी कि सब पैसा सरकार और बैंक के पास चला जाता है M4 में। तो उसको आप समझिएगा कि M1 समझिए। M1 में किसको होता है, ये तो सीधे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव 1 लाइन क्वेश्चन में कि नैरो मनी किसे बोलते हैं, M1 को और M4। M1 का मतलब क्या होता है, आखिर मनी में M1 कहाँ से आया। M1 का मतलब होता है करेंसी विद द पब्लिक, जो जनता के हाथ में पैसा, और प्लस में डिपॉजिट मनी बैंक, और जो बैंक में हम डिपॉजिट किए हुए हैं। देखो दो तरह के होते हैं डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट, है ना। अगर मान के चलिए हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं तो दो तरह के जैसे होता है ना, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है आपका करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में यानी कि फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट। फिक्स में क्या होता है कि फिक्स हम कर दिए एक बार तो 10 साल के बाद ही निकलेगा, तो उसको बोलते हैं हम टाइम डिपॉजिट। ओके, लेकिन क्या हुआ ना, अभी मेरा सैलरी आया मान के चलते हैं, और मैं उसको सैलरी को कल निकालूंगा, या मैंने बैंक में भी जमा किया, हो सकता है 1 सेकंड बाद में निकालूंगा, वो होता है डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो डिपॉजिट दो तरह के होते हैं,
डिपॉजिट जो है वो दो तरह के होते हैं। डिपॉजिट कौन कौन? एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक होते हैं आपका डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, ओके। इसमें क्या होता है? डिपॉजिट में इसमें क्या होता है? पैसा जमा करना। जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना, है ना। कभी कभी सुने होंगे बहुत सारे लोगों को कि डिपॉजिट कर देना 1000 रुपये, यानी कि हमको भेज देना, जमा कर देना। तो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? अभी पैसा जमा करेंगे, अभी निकाल लेंगे। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि टाइम, इसको बोलते हैं फिक्स अकाउंट, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं। 10 साल के लिए फिक्स करके, जैसे मान लो मेरी बेटी हुई और बेटी के लिए 15 साल के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए 15 साल के लिए फिक्स कर दिया 1 लाख रुपए। वो 15 साल में 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो जाएगा। यानी कि 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो उसका कुछ डिडक्ट करके देगा ना, कि ज़्यादा देगा। तो उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, ओके। और डिमांड डिपॉजिट का जो हम लोग हमेशा बताते हैं, ATM से जो यूज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नैरो मनी में क्या होता है कि करेंसी विद द पब्लिक, यानी कि जनता के हाथ में पैसा प्लस में डिपॉजिट मनी बैंक डिपॉजिट। और इसमें कौन सा डिपॉजिट? तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट नहीं, है ना। यानी कि इसमें आपका आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट इन द मनी, है ना, बैंक। यानी कि हमेशा पैसा निकालेंगे, आएगा आएगा जाएगा। कहने का मतलब कि लिक्विडिटी का एक ही बार हम 10 साल के लिए पैसा किसी को दे देंगे तो मेरे पास वो पैसा 10 साल के बाद ही ना आएगा। तो मेरी तो हालत 10 साल में पंचर हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद स्वाग हो जाएगा। लेकिन डिमांड डिपॉजिट रहेगा, डीडी हम करेंगे, डीडी भी सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, कब ना डीडी जमा करो तो हम कभी भी डिमांड उसे कर सकते हैं। कोरोना हुआ, चलो मेरा 10 लाख रुपये दे दो, है ना। या मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए हमको कुछ करना है, UPSC में पैसा जमा करना है, दृष्टि में पढ़ने जाना है, 2 लाख 5 लाख रुपया लग रहा है, दे तो हमको डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा तुम्हारा करेंसी, पब्लिक के हाथ में पैसा प्लस में डिमांड डिपॉजिट, इसको बोलते हैं M1। M1 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी। M1 में सबसे ज्यादा क्या होता है? लिक्विडिटी। यानी कि M1 जब की स्थिति जब रहेगी हमारे देश में, तो सोच लीजिए कि जनता के हाथ में खूब पैसा रहेगा, खूब मालामाल, सबके पास हजारों करोड़ रुपए रहेंगे और खूब महंगाई भी वैसे ही बढ़ेगा, डिमांड भी खूब वैसे ही बढ़ेगी, है ना, कम पैसा। उसके बाद M2 आ जाते हैं। M2 को भी बोलते हैं नैरो मनी। इसमें क्या होता है कि M1 का मतलब है सर्कुलेशन विद द पब्लिक और प्लस में डिपॉजिट मनी, है डिमांड डिपॉजिट मनी इन बैंक। तो M1 में हम डाक में बचत बैंकों की जमा, जो डाक में हमारा बचत बैंक होता है ना, जो बहुत सारे लोग डाक में खाता खुलवा लिया है, उसमें बचत बैंक जमा करते रहते हैं, अपने पैसा फिक्स करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। तो जो डाक की पैसा M1 में हम अगर डाक में जमा बचत बैंक की पैसा भी हम जमा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है M2। तो M2 को ऐसे भी बोल सकते हैं करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट मनी इन बैंक और प्लस डाक में बचत बैंकों की जमाएं। इस तरह से हम देखते हैं कि M1 से M2 कुछ ज्यादा हाई होता है, ज्यादा उसके पास पैसा होता है। कहने का मतलब कि M1 रहेगा किसके पास? M1 रहेगा तो जनता के पास ज्यादा पैसा रहेगा, M2 रहेगा तो जनता के पास कम लेकिन बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा। तो M2 M1 से ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। अगर दोनों में आ जाएगा तो दोनों नैरो मनी है। कहने का मतलब कि 2 स्टूडेंट है और दोनों गर है ना, तो गर में सबसे ज्यादा गर कौन है? सबसे ज्यादा डर कौन है? तो इसमें से देखिए तो जो M2 है ये सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है। या जब 2 स्टूडेंट तेज है तो सबसे ज्यादा तेज कौन है? तो M2 है। M1 और M2 यदि आएगा कंपेयर करने के लिए तो M2 M1 से ब्रॉड है, यानी कि नैरो है, कुछ नैरो से ज्यादा है, इसको भी नैरो में बनी बोलते हैं, ओके। अब तरलता की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में अंतर है। तरलता में M1 बड़ा हो जाता है M2 से। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किस मनी सप्लाई में निम्नलिखित में से किस में तरलता सबसे ज्यादा होती है, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? तो M1 में। लिक्विडिटी बार बार बोल रहे हैं, लिक्विडिटी और तरलता बहुत ही थोड़ा सा ये भूलवाने वाला और थोड़ा सा ऑड वर्ड है। तो तरलता हम इसको नहीं ना, ये तरने वाला तरलता, बार बार फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जनता के हाथ में पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो तो लिक्विडिटी यानी कि तरलता ज्यादा है, कम पैसा है तो लिक्विडिटी यानी कि तरलता कम है, ओके।
तो M2 फिर इसको हम एक बार M0 को क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी, हाई पावर मनी, उसके बाद आधार मनी और उसके बाद इसको मौद्रिक मनी भी बोलते हैं। चार इसका नाम है कौन, M1 को नैरो मनी बोलते हैं। M1 में क्या होता है, करेंसी इन द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक। याद रखेंगे, M1 नैरो मनी इक्वल टू करेंसी इन द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक, है ना। M2 इसको भी नैरो मनी बोलते हैं। M2 इक्वल टू क्या होता है, M1 प्लस में डाक में बचत बैंकों की जो जमाएं है ना। तो इस तरह से हम M2 समझे, M1 समझे, दोनों में क्या डिफरेंस है M2 और M1 में। M1 M2 के मामले में ज्यादा तरलता देता है, लिक्विडिटी देता है, लेकिन ब्रॉडली में अगर इसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है बैंक के पास तो M2 में होता है। अब हम M3 के बारे में देखते हैं, ओके। तो और ये भी हम देखें कि डिपॉजिट दो तरह का होता है, जो पैसा जमा करते हैं टू टाइप का, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट डिमांड से है, हमारा जब मन करेगा तब डिमांड कर देंगे, ओके। लेकिन टाइम डिपॉजिट तुम लोग टाइम पर फिक्स किया, 10 साल के बाद तुमको हम जो पैसा देंगे, पहले लेगा ना तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम M10 समझ गए, M1 समझ गए और M2 भी समझ गए। तो अगर 3 क्वेश्चन कभी भी 3 क्वेश्चन तो आराम से हम बना सकते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा मेरा, तो शायद क्लियर हो जाएगा। इसको और हम क्लियर कर रहे हैं, M3 बता, है ना। अब हम यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर एक खत्म हो गया है ना, सप्लाई होता है, मनी सप्लाई। चलिए, यानी कि अब हम M3 बोलते हैं, M3 तीसरा चौथा, ओके। और M3 1 मिनट, ओके। तो अभी तक हमने देखा M3 M1 M0 रिजर्व मनी, M1 नैरो मनी और M2 भी नैरो मनी। M3 के बारे में थोड़ा देख ले। M3 को हम ब्रॉड मनी के नाम से आते हैं, सीधे बोलते हैं कि इसमें से ब्रॉड मनी कौन है, M3। M3 बराबर क्या होता है कि M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट। याद रखिए, M1 के मैंने क्या बोला था कि करेंसी इन द पब्लिक है प्लस में डिमांड डिपॉजिट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जनता के हाथ में पैसा, M3 के लिए हम बोल सकते हैं, और जनता के हाथ में पैसा प्लस में डिमांड डिपॉजिट और प्लस में टाइम डिपॉजिट, ये याद रखिएगा। जनता के हाथ में पैसा, जनता के हाथ में पैसा प्लस डिमांड डिपॉजिट और प्लस में टाइम डिपॉजिट। यदि केवल रहेगा कि जनता के हाथ में पैसा प्लस में डिमांड डिपॉजिट, वो होता है हमारा M1, है ना। यानी कि इतना हम केवल ले लेंगे, हमारा हो गया M1। M1 में अगर हम टाइम डिपॉजिट को जोड़ देते हैं तो हमारा आता है M3। सीधे याद रखें कि M1 में टाइम डिपॉजिट को ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है M3, यानी कि जनता के हाथ में पैसा प्लस में डिमांड डिपॉजिट और प्लस में टाइम डिपॉजिट, है ना। डिपॉजिट लेते हैं हम लोग दो तरह होते हैं, तो इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। M4 ये भी हमारे क्लासिफिकेशन है मनी सप्लाई का, 5वां क्लासिफिकेशन है, जो कि इसकी क्लासिफिकेशन RBI के द्वारा 1977 में किया गया था। ये जो क्लासिफिकेशन है M0 M1 M2 M3 M4, ये कहाँ पर किया गया था, 1977 में, 1997 में बाई RBI के द्वारा किया गया था, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। RBI का एक फंक्शन कैसे है, RBI कैसे काम करता है, कब स्थापना हुआ था, इसके गवर्नर कौन कौन थे, कैसे कैसे काम करता है भारत में, क्या इसे है ना बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लिक्विडिटी को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम करते हैं, इस पर इसको अलग से RBI पर वीडियो भी बनाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि M4 को क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी।
M1 M2 को नैरो मनी, M1 M2 को नैरो मनी, M3 M4 को ब्रॉड मनी, याद रहेगा। M0 को रिजर्व मनी, ओके, आधार मनी या मौद्रिक मनी भी बोलते हैं। उसके बाद M4 में क्या होता है कि M4 में M4 बराबर M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। कहने का मतलब M4 होता है ना, तो किसी के पास पैसा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, रेयर केस में वो होता है जितने भी हमारे जनता के हाथ में पैसा ले लेंगे, प्लस में डिमांड डिपॉजिट, प्लस में टाइम डिपॉजिट और प्लस में जो हमारे पोस्ट ऑफिस में जितने भी बचत जमाए हैं, है ना, कोई भी डिपॉजिट हो सबको यदि ऐड कर देते हैं तो हमारा होता है M4। और M4 के समय लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। तरलता लिक्विडिटी की अगर तुलना हम करेंगे, ये सीधे यूपीएससी के 2019 के पेपर में था, लिक्विडिटी के आपको ये तुलना करने के लिए, है ना। लिक्विडिटी की तुलना करते समय M1 M2 M3 M4 ऐसे देते हैं, कौन बड़ा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना है कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है M1 में, है ना, उससे कुछ कम होता है M2 में, उससे कुछ कम होता है M3 में और उससे कम M4 में। इससे हमको कितने क्वेश्चन मिले हैं, तो किसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है M1, सबसे कम लिक्विडिटी M4 से कुछ ज्यादा लिक्विडिटी होती है M3 में, उसके बाद M2 में और M1 में। तो इस तरह से देखें कि मनी सप्लाई में हमारा मनी सप्लाई में जो 4-5 हम पढ़े, M0 रिजर्व मनी, M1 नैरो मनी, M2 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी, M4 ब्रॉड मनी। इसका क्लासिफिकेशन 1977 में किया गया था आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में किया गया था 5 करोड़ धनराशि के साथ। और इसकी जो स्थापना हुआ था इंडिया एक्ट यानी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्रॉड मनी नैरो मनी, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट ये क्वेश्चन मैंने ना बढ़िया से अच्छा से पढ़ पाने के कारण ये डिफिकल्ट होता है। M1 M2 M3 M4 अगर इसको अच्छे ढंग से समझिएगा तो इससे अगर मनी सप्लाई से कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे ना, आपका छूटने वाला नहीं है। इस बार भी जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें इकोनॉमी का ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, पिछले बार बीपीएससी 66 में ऐसा क्वेश्चन दिया था इकोनॉमिक्स से। जो बच्चे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं है, जो अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं, उनको सीधे एकदम बाउंस करते हैं। तो हमें कोशिश है कि आप सभी को इसके बारे में अच्छे ढंग से बताया जाए और देखिए, और आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लिए और इसको समझ जाइए। तो अगले वीडियो में 4 जारी करेंगे, लिक्विडिटी क्या होता है, रेशियो क्या होता है, हाई पावर मनी के कैसे का बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताएंगे। हम अगला वीडियो बनाएंगे, यानी हमारा मनी सप्लाई का जो है ये वीडियो यहाँ खत्म हुआ। और इसके बाद क्रेडिट मनी एंड क्रेडिट में लोन एक्टिविटी कैसे होता है वो भी हम अभी बनाने वाले हैं। ये हमारा ये पार्ट 2 था, लोन यानी कि मनी सप्लाई का, मनी एंड क्रेडिट का। ओके, तो यदि आपको यह मेरे वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, किस तरह ये सजेशन कर सकते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो हमको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्टूडेंट के पास इसको पहुंचाने के लिए शेयर करने की थोड़ा मेहनत कीजिए, ताकि हमको भी आप ही लोगों से ताकत मिलेगी, जिसकी बदौलत हम आने वाले समय में बहुत सारा सीरीज बाई सीरीज वीडियो हर सब्जेक्ट पर बना सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।